गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए पिछली क्लास में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पढ़ रहे थे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हमने सिलेंडर का देखना आज हमने। जैसे ये सिलेंडर है, ठीक है, ये होलो सिलेंडर है, ठीक है। होलो सिलेंडर का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के अबाउट, जो सिलेंडर का खुद का एक्सिस है और इसमें रोटेट हो रहा है। तो देखिए एक होलो सिलेंडर को, जिसका मास क्या है m, रेडियस r है, अगर उसके एक्सिस के अबाउट हम रोटेट कराएं तो एक होलो सिलेंडर को हम एक रिंग से बना सकते हैं। जैसे रिंग के ऊपर एक दूसरा रिंग, फिर तीसरा रिंग, फिर चौथा रिंग, पांचवा, छठवा, ऐसे बहुत सारे रिंग रख देंगे तो होलो सिलेंडर बन सकता है। तो ध्यान रखिएगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने एक्सिस के अबाउट कितना हो जाता है, एम आर स्क्वायर था, जो रिंग का होगा वही इसका होगा। ये तो होलो सिलेंडर था। मान लेते हैं अगर हम इसको सॉलिड सिलेंडर ले लेते हैं। अब सॉलिड सिलेंडर का अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना हो, सिलेंडर के एक्सिस के अबाउट, मास क्या है m, रेडियस r, ये सॉलिड है। तो सॉलिड है तो इसको हम डिस्क से बना सकते हैं। एक डिस्क के ऊपर दूसरा डिस्क, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाय 2। तो जो डिस्क का होगा वही इस सॉलिड सिलेंडर का होगा। क्लियर है? ओके। नाउ हम देख टॉपिक है रेडियस ऑफ जायरेशन। देखिए रेडियस ऑफ जायरेशन। देखिए रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है, इसको के से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो रेडियस ऑफ जायरेशन का देखिए मतलब ये है कि मान लेते हैं एक रिजिड बॉडी है, इसमें कितने पार्ट, इसका मास कितना है, कैपिटल एम है, ठीक है। इसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है और हर एक के मास हम क्या मान लेते हैं, स्मॉल m। इसका एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट हो रहा है बॉडी। इसका डिस्टेंस है r1, इसका डिस्टेंस है r2, इसका डिस्टेंस है r3 और इसका डिस्टेंस है rn, ठीक है। इस रिजिड बॉडी में कितने पार्टिकल्स हैं, रिजिड बॉडी हैज n पार्टिकल्स। अगर इसमें n पार्टिकल्स हैं तो क्या होगा, कैपिटल M जो होगा n इंटू स्मॉल m के हो जाएगा, ठीक है। सारे मासेस को जोड़ दिया, n टाइम्स जोड़ दिया तो क्या हो गया, इस बॉडी का मास आ जाएगा। ओके। अब इनका इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए। तो इसमें ऐसा होता है कि इन सारे मासेस का हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, ठीक है। तो सारे मासेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला तो देखिए I1 इस वाले मास का हो जाएगा m1 r1 स्क्वायर, उस वाले मास का हो जाएगा I2 m2 m r2 स्क्वायर, इसी तरह I3 m r3 स्क्वायर अप टू सोन In m rn का होल स्क्वायर। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 प्लस I2 प्लस I3 अप टू सोन In हो जाएगा। तो I इक्वल टू क्या होगा, I1 m r स्क्वायर, m r2 स्क्वायर, m r3 का होल स्क्वायर अप टू सोन m rn का होल स्क्वायर। m कॉमन ले लेते हैं, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर अप टू सोन rn का होल स्क्वायर। ये आएगा, n से मल्टीप्लाई किया और n से डिवाइड कर दिया। n इंटू एम किसके हो जाएगा, कैपिटल M के बराबर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर अप टू सोन rn का होल स्क्वायर डिवाइड बाय n। तो देखिए रेडियस ऑफ जायरेशन का मतलब क्या होता है। रेडियस ऑफ जायरेशन एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो डिस्टेंस होता है जहां पे इस पूरे बॉडी के मास को अगर कंसंट्रेटेड मान लें, और ये डिस्टेंस हमने कितना मान लिया, लेट्स से k, दैट इज रेडियस ऑफ जायरेशन। अगर इस पूरी बॉडी के मास को हमने इस सिंगल पॉइंट पे कंसंट्रेटेड मान लिया और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकाला और उस मास का डिस्टेंस इस एक्सिस रोटेशन से कितना रखा, k, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पूरी बॉडी का वही आएगा जो इस m इंटू इस डिस्टेंस का होल स्क्वायर कर दोगे। दैट इज I इक्वल टू एम के स्क्वायर, यानी k इक्वल टू क्या आ गया, I बाय m का अंडर रूट। तो ये जो k होता है इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ जायरेशन बोलते हैं इसको। इस k को क्या बोला जाता है, रेडियस ऑफ जायरेशन। मतलब समझिए
मतलब ये है कि इसमें n पार्टिकल्स थे, सबका मास स्मॉल m था, इस पूरी रिजिड बॉडी का मास कैपिटल M है। इन सारे मासेस का एक्सिस और रोटेशन से डिस्टेंस अलग अलग होगा। यहाँ पे जो मास होगा उनका m1 r1 होगा, इसका r2 होगा, इसका r3 होगा, इसका rn होगा। इन सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने अलग अलग निकाल लिए। अब पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I बराबर ये हो गया। अब हमसे बोल रहा है कि आप ऐसे अलग अलग ना निकाल करके इस पूरी बॉडी का मास एक जगह पे कंसंट्रेटेड मान लीजिए, यहाँ मान लिया हमने, और उसका एक्सिस और रोटेशन डिस्टेंस कितना मान लीजिए, k मान लीजिए। तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू m इंटू के स्क्वायर आप निकालेंगे, ये जो वैल्यू आने वाली है वही होगी जो इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। क्लियर है? ओके, यानी I इक्वल टू हम किसके बराबर रख सकते हैं, यहां से देखिए, दिस I इक्वल टू m के स्क्वायर इक्वल टू m r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर अप टू सोन rn का होल स्क्वायर डिवाइड बाय n। तो देखिए इस m से m कैंसिल हो जाएगा, तो k बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर अप टू सोन rn स्क्वायर डिवाइड बाय n। ठीक है, अगर इस बॉडी में अगर n नंबर ऑफ मासेस है, उनका एक्सिस और रोटेशन से डिस्टेंस क्या है, r1 r2 r3 अप टू rn है, तो उस केस में रेडियस ऑफ जायरेशन क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। अदरवाइज रेडियस ऑफ जायरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट I बाय m। समझ में आ रहा है? ओके, अब डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाल रखा है, अब उनके रेडियस ऑफ जायरेशन देख लेते हैं। देखिए रिंग का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है, अगर मास m है, रेडियस r है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होता है, m r स्क्वायर के बराबर। और रेडियस ऑफ जायरेशन के अकॉर्डिंग I इक्वल टू क्या होता है, m के स्क्वायर। तो ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, दोनों को बराबर कर दोगे तो m r स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, m के स्क्वायर, m से m कट गया, k इक्वल टू किसके बराबर आ गया, r के बराबर। ये रिंग था। अगर इसी तरह हम एक डिस्क ले लें, मास m है, रेडियस r है, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, m r स्क्वायर बाय 2। तो I की जगह पे बस हमें क्या रिप्लेस करना है, रेडियस ऑफ जायरेशन निकालने के लिए, m के स्क्वायर इक्वल टू m r स्क्वायर डिवाइड बाय 2, m से m कट गया, k इक्वल टू क्या आ गया, r बाय रूट 2। इसी तरह हमने लिया रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, जो उसके मिडिल पॉइंट से होके जाएगा, मास m लेंथ l कितना होता है, I ml स्क्वायर बाय 12। रेडियस ऑफ जायरेशन चाहिए तो I को किसके बराबर कर दोगे, m के स्क्वायर के बराबर, यानी ml स्क्वायर बाय 12, m से m कट जाएगा, k इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूट l स्क्वायर बाय 12, यानी l बाय कितना आ जाएगा, 2 रूट 3, यानी k का वैल्यू कितना आ गया, l डिवाइड बाय 2 रूट 3। दिस इज अवर रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक है ना? तो आप डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज का क्या निकाल सकते हैं, रेडियस ऑफ जायरेशन निकाल सकते हैं। जैसे हॉलो स्फीयर की अगर मैं बात करूं, तो हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास m है, रेडियस r है, कितना होता है, I होता है 2/3 mr स्क्वायर। ठीक है, I किसके बराबर कर देंगे, m के स्क्वायर के बराबर, तो 2/3 mr स्क्वायर, m से m कैंसिल हो गया, k बराबर 2/3 r स्क्वायर, तो k किसके बराबर आ गया, 2/3 r। तो ये हमारे पास आ गया रेडियस ऑफ जायरेशन आ गया। क्लियर है? तो डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज का आप क्या निकाल सकते हैं, रेडियस ऑफ जायरेशन ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नोट करिए इसको। Now our next topic is kinetic energy of
सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। देखिए रिजिड बॉडी है इस टाइप से, ओमेगा से रोटेट हो रही है, इसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, m1 मास ले लिया, m2 मास ले लिया, m3 ले लिया, m4 ले लिया और mn ले लिया। इसका एक्सिस ऑफ डिस्टेंस r1 इसका, r2 इसका, r3 इसका, r4 और इसका क्या है r5 है। क्लियर? अब क्या होगा, ये वाला जो मास है वो इस सर्कल में रोटेट हो रहा होगा, इसी तरह ये वाला मास इस सर्कल में रोटेट हो रहा होगा, ये वाला मास इस वाले सर्कल में रोटेट हो रहा होगा, ये वाला इस वाले सर्कल में और ये वाला इस वाले सर्कल में। ठीक है, इसका स्पीड मान लेते हैं v1 है, इस वाले पार्टिकल का स्पीड v2 है, इस वाले पार्टिकल का स्पीड v3 है, इस वाले पार्टिकल का स्पीड v4 है, इस वाले पार्टिकल का स्पीड v5 है। तो अलग अलग काइनेटिक एनर्जी लिख लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास m1, तो वो k1 हो जाएगा हाफ m1 v1 स्क्वायर। इसी तरह m2 वाले का मास का कितना हो जाएगा k2, इसका काइनेटिक एनर्जी k1 मान लेते हैं, इसका k2, इसका k3, इसका k4 और इसका kn rn मान लो। ठीक है, समझ आ रहा है? तो k2 हो जाएगा हाफ m2 v2 स्क्वायर, इसी तरह k3 हो जाएगा हाफ m3 v3 स्क्वायर अप टू सो ऑन, kn क्या हो जाएगा हाफ mn vn का होल स्क्वायर। सारी काइनेटिक एनर्जी हमने लिख दी। ओके, अब लिखोगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। देखिए इस मास का डिस्टेंस r1 था, इसका r2 था, इसका r3 था, इसका r4 था, इसका rn था। ठीक है, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। अब इसका वेलोसिटी v1, इसका v2, इसका v3, इसका v4, इसका v5 और हर एक के हमने काइनेटिक एनर्जी लिख ली k1, k2, k3, k4, kn। ओके, तो टोटल एनर्जी जो होगा वो k हो गया, तो k1 प्लस k2 प्लस k3 अप टू सो ऑन kn। k बराबर क्या हो जाएगा हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस हाफ m3 v3 स्क्वायर अप टू सो ऑन हाफ mn vn होल स्क्वायर। तो k बराबर हाफ m1, v क्या होगा r ओमेगा, हमें पता है v1 बराबर किसके होगा r1 इंटू ओमेगा। देखिए ओमेगा सब पार्टिकल का सेम है, क्योंकि ये एक रिजिड बॉडी एक सॉलिड बॉडी है, तो इसका हर एक पार्टिकल अलग अलग स्पीड से तो मूव कर सकता है, क्योंकि सबका रेडियस अलग अलग होगा, बट हर एक का ओमेगा क्या रहेगा सेम रहेगा। तो v1 इक्वल टू r1 ओमेगा, v2 इक्वल टू r2 ओमेगा, v3 इक्वल टू r3 ओमेगा अप टू सो ऑन vn इक्वल टू rn इंटू ओमेगा होगा। पुट कर दीजिए m1 इंटू v1 क्या हो जाएगा r1 ओमेगा इसका होल स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 ओमेगा इसका होल स्क्वायर प्लस हाफ m3 r3 ओमेगा इसका होल स्क्वायर अप टू सो ऑन हाफ mn rn ओमेगा इसका होल स्क्वायर। तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा हाफ m1, ये क्या हो जाएगा r1 स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m2 इंटू r2 स्क्वायर इंटू ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस हाफ m3 इंटू r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन हाफ mn इंटू rn स्क्वायर इंटू ओमेगा का होल स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी देखिए, अब इसमें से ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं और हाफ को भी कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचेगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर भी कॉमन आ गया ना, ओमेगा स्क्वायर बाय 2 कॉमन आ गया सब में से, तो ये लिख देंगे हम m3 r3 का होल स्क्वायर अप टू सो ऑन mn rn होल स्क्वायर। और देखिए ये सब क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ओके, तो k इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाय 2 इंटू इसको कहते हैं समेशन i इक्वल टू 1 से n m i r i का होल स्क्वायर। देखिए अब इस पूरे की जगह पर हम ये एक्सप्रेशन लिख दिया हमने। देखिए i को 1 से n किया है, 1 रखोगे तो m1 r1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2 रखोगे m2 r2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 3 रखोगे
M3R3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4 हो गया, M4R4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये होता किसके बराबर है, ये फॉर्मूला में पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होता है। कितना हो जाएगा, हाफ ओमेगा स्क्वायर आई, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एंड एंगुलर स्पीड ओमेगा का ओमेगा, एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगा, ओमेगा। समझ में आ रही है बात। तो हाफ आई क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर। दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडीज। क्लियर है, ओके, नोट कर लीजिए इसको। और देखिए रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हम रिलेशनशिप देखना चाहते हैं कि क्या इन दोनों में रिलेशन होता है। ओके, तो देखिए एक रिजिड बॉडी है, इसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, एक मास m1 है, एक्सिस से डिस्टेंस कितना है r1, एक मास m2 है, एक्सिस से डिस्टेंस कितना है r2, फिर एक मास m3 है, एक्सिस से डिस्टेंस कितना है r3, और एक मास rn है, एक्सिस से डिस्टेंस कितना है nn। तो अब हमें देखना है रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, देखिए इस बॉडी पे लगने वाला फोर्स लेट्स से F1 है, इस बॉडी पे लगने वाला फोर्स क्या है, F2 है, इस बॉडी पे लगने वाला फोर्स क्या है, F3 है, और इस बॉडी पे लगने वाला फोर्स क्या है, F4 है। तो नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी वो क्या है, इज टाउ। ठीक है, अब इस पे लगने वाला टॉर्क कितना होगा, टाउ 1, इस पर लगने वाला टॉर्क क्या है, टाउ 2, इस पर लगने वाला टॉर्क क्या है, टाउ 3, अप टू सो ऑन, इस पर लगने वाला टॉर्क क्या है, टाउ n। तो नेट टॉर्क जो होगा वो टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 अप टू सो ऑन क्या होगा, टाउ n होगा। सही है, बहुत अच्छी बात है। अब टाउ 1 लिखना है मुझे। टाउ क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स कितना है F1, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है R1, और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे थे। फोर्स F1 को क्या लिख सकते हैं, M1 इंटू A1 इंटू R1 लिख सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। इसका एक्सेलरेशन A1 है, अगर इसका एक्सेलरेशन A1 है, इसका एक्सेलरेशन A2 है, इसका एक्सेलरेशन A3 है, इसका एक्सेलरेशन A4 है, तो A1 को मैं लिख सकता हूँ R1 इंटू एल्फा, इक्वल टू R अल्फा होता है। तो अल्फा तो सबका सेम होगा क्योंकि रिजिड बॉडी है, हर एक पार्टिकल का एंगुलर एक्सेलरेशन क्या रहेगा, सेम, जैसे ओमेगा सेम था। इसी तरह A2 क्या होगा, R2 अल्फा, A3 क्या होगा, R3 अल्फा, अप टू सो ऑन AN क्या होगा, RN अल्फा। ये सारी वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। तो टाउ 1 बराबर M1, A1 क्या है R1 इंटू अल्फा इंटू R1, तो टाउ 1 बराबर हो गया M1 R1 स्क्वायर इंटू अल्फा, ये टाउ 1 आ गया। इसी तरह टाउ 2 लिखा लेंगे, तो F2 इंटू R2 आ गया, F2 M2 इंटू A2 इंटू R2, टाउ 2 इक्वल टू M2, A2 क्या हो गया R2 इंटू अल्फा इंटू R2, तो टाउ 2 आ गया M2 R2 स्क्वायर इंटू अल्फा। ये हमने टाउ 2 भी लिख लिया। सिमेट्री से अगर हम टाउ 1 कैलकुलेट करना चाहें तो क्या होगा, Fn इंटू Rn, Fn क्या हो जाएगा Mn इंटू An इंटू Rn, और Mn क्या होगा, An क्या होगा
आर एन इंटू एल्फा इंटू ए एन, आर एन है ना, तो टाउ एन बराबर कितना आ गया, एम एन आर एन का होल स्क्वायर इंटू एल्फा। तो ये टाउ वन आ गया, ये टाउ टू आ गया और ये टाउ एन आ गया, इसमें पुट कर देंगे तो नेट टॉर्क होगा दैट इज एम वन आर वन स्क्वायर एल्फा प्लस एम टू आर टू स्क्वायर एल्फा प्लस एम थ्री, या छोड़ो एम थ्री मत लिखो, अप टू सो ऑन एम एन आर एन स्क्वायर एल्फा, ये लिख दिया हमने। अब देखिए जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो, एल्फा कॉमन आ रहा है तो एम वन आर वन स्क्वायर प्लस एम टू आर टू स्क्वायर अप टू सो ऑन एम एन आर एन होल स्क्वायर एल्फा आ गया बाहर। इसको लिख सकते हैं समेशन एम आई आर आई होल स्क्वायर आई इक्वल टू 1 to n। समेशन का मतलब प्लस होता है, आई की जगह पे एक बार 1 आएगा तो एम वन आर वन होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस आई फिर 2 आएगा एम टू आर टू स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन एन, तो आई को एन रखोगे तो एम एन आर एन का होल स्क्वायर हो जाएगा। इंटू क्या चल रहा है भाई, इंटू एल्फा चल रहा है। ये किसके बराबर होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन यही है, तो आई इंटू क्या हो जाएगा एल्फा। तो ये रिलेशन होता है स्टूडेंट्स टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में, कि टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू टॉर्क इक्वल टू आई इंटू एल्फा। और ये तो रोटेशनल मोशन में हो गया, तो रोटेशनल मोशन में टॉर्क का रिस्पॉन्सिबिलिटी वही होता है जो लीनियर मोशन में फोर्स का होता है। तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन आता है, तो फोर्स की जगह पे यहाँ पे क्या आ गया है टॉर्क, मास की जगह पे क्या आ गया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और एक्सीलरेशन की जगह पे क्या आ गया अल्फा, तो टॉर्क इक्वल टू क्या आ गया आई अल्फा। तो ये बिल्कुल सेम उसी इक्वेशन की तरह है जो लीनियर मोशन में था, एफ इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। क्लियर है, ओके। देखिए नेक्स्ट टॉपिक आवर रिलेशन बिटवीन एंगुलर या एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अब एंगुलर मोमेंटम निकालना है ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। देखिए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, इसमें m नंबर ऑफ मासेस हैं, इसका डिस्टेंस r1 है, m2 इसका डिस्टेंस r2 है, m3 इसका डिस्टेंस r3 है, mn इसका डिस्टेंस rn है। ठीक है, अब इसका एंगुलर मोमेंटम मान लेते हैं L1 है, इस वाले का L2 है, इस वाले का L3 है और इसका Ln है। सबके एंगुलर मोमेंटम हमने लिख लिए, ओके। अब इसमें लिख लेते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इक्वल टू क्या है एल। ठीक है, ओके। इसका स्पीड v1 है, इसका v2 है, इसका v3 है, और इसका क्या है vn है। तो नेट जो होगा नेट एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल्स क्या होगा, देखिए इसका L1 इसका L2 इसका L3 और इसका Ln सबको जोड़ देंगे, L1 प्लस L2 प्लस L3 अप टू सो ऑन Ln, ये आ गया। अब हमें L1 L2 L3 निकालना है, तो देखिए L1 इक्वल टू M1 V1 R1 होगा ये ओमेगा से रोटेट हो रहा है। देखिए V1 इक्वल टू R1 इंटू ओमेगा होगा, V2 इक्वल टू क्या होगा R2 इंटू ओमेगा, इसी तरह V3 इक्वल टू क्या होगा R3 इंटू ओमेगा अप टू सो ऑन Vn इक्वल टू Rn ओमेगा। क्या ओमेगा तो सेम रहेगा, V इक्वल टू R ओमेगा फॉर्मूला में पता ही है। तो यहाँ पे L1 की जगह पे V1 की जगह पे R1 ओमेगा लिख देंगे इंटू क्या है R1 है, तो L1 का वैल्यू क्या आ गया M1 R1 स्क्वायर ओमेगा। इसी तरह L2 लिखोगे M2 V2 R2 M2 V क्या हो गया R2 इंटू ओमेगा इंटू R2 M2 R2 स्क्वायर ओमेगा।
इसी तरह ln लिखना हो मुझे, ln क्या हो जाएगा, mn vn rn, mvr होता है तो mn vn क्या हो गया, rn इंटू ओमेगा इंटू rn, तो mn rn स्क्वायर इंटू ओमेगा, ये ln आ गया। तो L1 L2 और ln आ गया हमारे पास। ओके, पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो L इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर ओमेगा प्लस m2 r2 स्क्वायर ओमेगा अप टू सोन mn rn स्क्वायर ओमेगा हो जाएगा। ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर निकाल सकते हैं, कॉमन है सब में। m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर अप टू सोन mn rn स्क्वायर इंटू क्या हो गया, ओमेगा। समेशन लगा दिया, i इक्वल टू 1 टू n mi ri इसका होल स्क्वायर इंटू क्या कर दिया, ओमेगा, और ये किसके बराबर होता है, i के बराबर होता है। तो क्या आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास, L इक्वल टू आई ओमेगा। जैसे वहाँ पे P इक्वल टू एम भी था, तो P की जगह पे हमारे पास क्या आ गया, L, मास की जगह पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और V की जगह पे एंगुलर वेलोसिटी। तो P इक्वल टू एम भी होता था, इसी तरह यहाँ पे L इक्वल टू आई ओमेगा होता है। क्लियर है, नोट करिए इसको। नाउ देखिए L इक्वल टू क्या होता है, आई ओमेगा। पिछली क्लास में हमने देख रखा था कि टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, dl बाई dt। अगर ऑब्जेक्ट किसी भी बॉडी पे, इफ हम इसमें पढ़ रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में क्या होता है, स्टेटमेंट इसका ये, इफ द नेट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम is 0, then angular momentum of the system remains conserved। क्या, अगर किसी भी सिस्टम पर लगने वाला नेट टॉर्क 0 हो तो उस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। समझ में आया, जैसे किसी पे लगने वाला नेट फोर्स 0 होगा तो उसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता था लीनियर मोशन में। इसी तरह एंगुलर मोशन में किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला अगर नेट टॉर्क 0 हो तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। क्लियर है, ओके। तो देखिए टॉर्क का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, dl बाई dt होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज नॉन एज टॉर्क। ओके, अगर टॉर्क 0 हो गया एफ, तो dl बाई dt किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। किसी का डिफरेंशिएशन स्टूडेंट अगर कांस्टेंट है, इसका 0 है, इसका मतलब वो टर्म क्या है, कांस्टेंट है। L किसके बराबर होता है, आई ओमेगा, इसका मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अगर ऐसा होता है तो I1 ओमेगा 1 इक्वल टू क्या हो जाता है, I2 ओमेगा 2। या इस स्टेटमेंट से हम देख सकते हैं कि ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई उधर चला जाएगा कि ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। इफ, इसका मतलब ये हुआ इफ आई डिक्रीजेस देन ओमेगा इंक्रीजेस। अगर आई डिक्रीज कर गया तो ओमेगा इंक्रीज हो जाएगा। एंड इफ आई इंक्रीजेस देन ओमेगा डिक्रीजेस। समझ में आ रही बात, अगर आई डिक्रीज होगा तो ओमेगा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और आई अगर इंक्रीज हुआ तो ओमेगा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ओके। तो कंजर्व, अब इसमें क्या होता है, देखिए इसके बेसिस बिहाफ पे कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल है। जैसे बेली डांस आपने देखा होगा, पहले हम हाथों को यूं रखते हैं और यूं घूमते हैं,
ठीक है, नीचे स्केट्स होते हैं, घूमते रहते हैं गोल गोल। अब जब हमें स्पीड को बढ़ाना होता है तो हम इन हाथों को अपने पास ऐसे ले आते हैं। अब ऐसे लिया है तो देखिए पहले हमारे हाथ, हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है जिसके बाद हमारी बॉडी रिवॉल्व हो रही होती है, ठीक है, ऐसे ऐसे घूमते ना यूं यूं। ओके, अब हमने हाथ ऐसे रख रखे थे, जैसे हम अपने हाथ को पास लाएंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा, क्योंकि जितना मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर होता है उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब हम इस मास को अपने पास ले आए तो हमने क्या किया कि हम एक्सिस रोटेशन के बिल्कुल पास आ गए, हमारा ये हाथ हम एक्सिस रोटेशन के बिल्कुल पास आ गया, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये होता है, इसको हम बोलते हैं बेली डांस। क्या बोलते हैं इसको, बेली डांस। तो बेली डांस ये इसका एप्लीकेशन है। तो इस बिहाफ पे जो एप्लीकेशन है वो पहला है हमारा बेली डांस। देखिए दूसरा है स्टूडेंट्स डाइविंग। डाइविंग में क्या होता है, देखो स्विमिंग पूल में हमें डाइव लगाना होता है तो हम हाइट पे खड़े होते हैं, तो पहले अपने हाथों को यूं रखते हैं और जैसे हमने इसको पुश किया, जैसे हम हवा में गए हम अपने हाथ पर मोड़ के ऐसे गोल से ऐसे बन जाते हैं, तो हवा में क्या हो जाता है, गोल गोल घूमना हम स्टार्ट कर देते हैं। तो उस केस में भी हम क्या करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कम कर देते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम करेंगे तो ओमेगा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वही हम हवा में हम क्या ले लेते हैं, एक दो राउंड ले लेते हैं, तो इसको हम कहते हैं डाइविंग लगाना कहते हैं। तो किस बेस बिहाफ पे हो पाए, ऑन द बिहाफ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, कि अगर आई कम होगा तो ओमेगा ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है, ओके। अब देखिए इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं। देखो L इक्वल टू आई ओमेगा है, अगर L के क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब आई ओमेगा इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट। तो आई वन ओमेगा वन इक्वल टू आई टू ओमेगा टू हो गया। इसको एक बार और इंटीग्रेट कर दो, तो ओमेगा को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, थीटा आएगा। तो आई वन थीटा, या इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट, तो आई वन डी ओमेगा वन बाई डी टी इक्वल टू आई टू डी ओमेगा टू बाई डी टी। तो आई वन इंटू ओमेगा क्या होता है, अल्फा हो जाएगा, और ओमेगा टू का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, अल्फा टू। तो ये एक रिलेशन ये भी होता है। और इसी को अगर हमने क्या किया, इसी को अगर इंटीग्रेट किया तो पता है हमें स्टूडेंट्स, ओमेगा का इंटीग्रेशन, ओमेगा को हम लिख क्या सकते हैं, डी थीटा बाई टी लिख सकते हैं। इसी तरह से ओमेगा टू को डी थीटा टी बाई डी टी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो देखिए टाइम टाइम कैंसिल आउट हो गया, तो आई वन डी थीटा का क्या हो जाएगा, थीटा वन, और थीटा टू क्या हो जाएगा, थीटा टू हो जाएगा। तो जीरो रिलेशन वैलिड है, आई वन थीटा वन इक्वल टू आई टू थीटा टू, आई वन ओमेगा वन इक्वल टू आई टू ओमेगा टू, एंड आई वन अल्फा वन इक्वल टू आई टू अल्फा टू। समझ में आ रहा है, ओके। नोट करिए इसके, देखिए इसके क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ, फिर क्वेश्चन करते हैं इसके बिहाफ पे। देखिए होता क्या है इसमें, देखिए ये एक डिस्क है, ठीक है। डिस्क के किनारे पे देखो, डिस्क का मास m था, रेडियस r था, इसमें एक मास स्मॉल m है, m1 है, और यहाँ पे एक मास क्या है, m2 है। ये इसके पेरिफेरी पे रखे हुए थे, ठीक है। कितने से ओमेगा रोटेट हो रहा था, ओमेगा से रोटेट हो रहा है। अब बोल रहा है इस टाइम हम इसका L लिख लेंगे, L क्या हो जाएगा, I इंटू ओमेगा। तो I कितना है, I देखिए पहले तो सबसे पहले डिस्क का लिखेंगे, डिस्क का कितना हो जाता है, एक्सिस के वाट एम आर स्क्वायर बाई टू, प्लस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे पेरीफेरी पे, तो ये डिस्टेंस r होगा, ये डिस्टेंस भी क्या होगा r, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा, m1 r स्क्वायर प्लस m2 इंटू r स्क्वायर होगा ये, ओके। ये तो हो गया I, इंटू क्या कर दिया हमने, ओमेगा, दिस इज L। समझ में आ गया, ये शुरू में था L इनिशियल, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, इफ a second disk of same mass and radius is gently placed, then find out the
एंगुलर वेलोसिटी। तो हमसे पूछ रहा है एंगुलर वेलोसिटी, आप बताइएगा। देखो हमने सेकंड डिस्क को जेंटली इस पर प्लेस कर दिया, एक और डिस्क सेम आइडेंटिकल एम मास रेडियस आर, ठीक है, प्लेस कर रहे हैं हम इस पर जेंटली, बिल्कुल बहुत आराम से। तो होगा क्या, देखिए ये डिस्क तो पहले था ही, इस पर हमने एक और डिस्क ऐसे जेंटली प्लेस कर दी, तो डबल डिस्क हो गया ये। मास कितना हो गया इसका 2m, या m मास, एक m मास रेडियस r, एक m मास रेडियस r। अब इसका जो ओमेगा वो बदल जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ रहा है। ओके, तो वहीं पे ये सब मासेस पहले से वहीं पे रखे हुए हैं, m1 और m2। तो ये L फाइनल है, कितना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कितना हो जाएगा mr²/2 प्लस mr²/2, दोनों डिस्क का लिख दिया, प्लस ये दोनों पार्टिकल का आएगा m1r² प्लस m2r², ठीक है। ये तो हो गया I, और L फाइनल चाहिए तो I इंटू ओमेगा होता है, क्या हो जाएगा mr²/2, mr² हो गया, प्लस m1 प्लस m2 इंटू r² इंटू क्या हो जाएगा ω1, दैट इज ω1। तो L इनिशियल बराबर किसे कर देंगे, L फाइनल के जितना एंगुलर मोमेंटम पहले था उतने बाद में रहेगा, क्योंकि इस पर लगने वाला टॉर्क क्या है 0 है। तो L इनिशियल कितना है mr²/2 प्लस m1 प्लस m2 इंटू r² इंटू ओमेगा इक्वल टू mr² प्लस m1 प्लस m2 इंटू r² इंटू ω1। यहाँ से हम किसका वैल्यू निकाल लेंगे ω1 का, तो ω1 देखिए क्या आ जाएगा, ये सारा टर्म इसके नीचे आ जाएगा, दैट इज mr²/2 प्लस m1 प्लस m2 इंटू r² होल डिवाइड बाय mr² प्लस m1 प्लस m2 इंटू r², और साथ में क्या चल रहा था इसके ओमेगा चल रहा था। अब रिस्पेक्टिव वैल्यूज दे रखी होंगी हमें m1 m2 की और रेडियस की और m की, तो हम क्या कर सकते हैं इसका फाइनल ओमेगा निकाल लेंगे। तो हमने डेरिवेशन कर लिया टाइप में कि ऐसे कैसे क्वेश्चन इसके होते हैं, क्लियर है, नोट कर लीजिए इसके। अब देखते हैं स्टूडेंट एक और टॉपिक, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो देखिए क्या रिलेशन होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, और L इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स आई ओमेगा। तो यहाँ से ओमेगा किसके बराबर हो जाएगा L इंटू आई। देखो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो ओमेगा का वैल्यू L आई, इसको हम कर देंगे पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ आई इंटू L बाई आई इसका होल स्क्वायर, तो K इक्वल टू हाफ इंटू आई इंटू L स्क्वायर बाई आई, आई से आई सॉरी आई स्क्वायर आएगा इधर, ऐसा ही कट गया, तो K बराबर क्या हो जाएगा L स्क्वायर बाय 2i। जैसे वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बराबर P स्क्वायर बाय, देखिए P स्क्वायर बाय 2m होता था लीनियर मोशन में, रोटेशनल मोशन में P की जगह पे L आ गया है और M की जगह पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, क्लियर है। ओके, नोट करिए इसको, दिस इज रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम। ओके, नाउ देखते हैं एंगुलर इम्पल्स। जैसे वहाँ पे लीनियर इम्पल्स होता था, यहाँ पे एंगुलर इम्पल्स होता है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे जे से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें देखिए पता है वी नो दैट टॉर्क इक्वल टू क्या होता है डी एल बाई डी टी, तो डी एल इक्वल टू टॉर्क इंटू डी टी है, बताइए। नाउ इंटीग्रेट
ऑन बोथ साइड। तो dl इक्वल टू टॉर्क इंटू dt। ठीक है, जब टाइम t इनिशियल था तो एंगुलर मोमेंटम t इनिशियल था, जब टाइम t फाइनल हो गया तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया, l फाइनल हो गया। dl का इंडिकेशन क्या होगा, l होगा। लिमिट ले लेंगे l इनिशियल टू l फाइनल, टाउ dt t इनिशियल टू t फाइनल। ठीक है, l फाइनल पुट कर देंगे, l इनिशियल पुट कर देंगे, तो l फाइनल माइनस l इनिशियल इक्वल टू टाउ dt t इनिशियल टू t फाइनल। ये जो होता है स्टूडेंट्स l फाइनल माइनस l इनिशियल, इसी को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर इम्पल्स। तो एंगुलर इम्पल्स का जो फॉर्मूला है दैट इज j इक्वल टू l फाइनल माइनस l इनिशियल होता है। फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, एंगुलर इम्पल्स होता है। ठीक है, नोट करिए इसको। देखिए डायनेमिक्स ऑफ rotational motion about axis of rotation। ठीक है, इस वाले टॉपिक में हम वर्क निकालेंगे, वर्क डन, और क्या निकालेंगे, पावर। यही डायनेमिक्स होता है रोटेशनल मोशन का। देखिए एक व्हील मान लेते हैं या एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। देखिए हमने इस पर फोर्स लगाया है और लगाने के बाद ये ऑब्जेक्ट कितना मूव कर गया, थीटा। ठीक है, ये है और ये भी है। ठीक है, फोर्स लगाएंगे तो ये घूमना स्टार्ट कर देगा। हमने कितना मान लिया, ये थीटा रोटेट हुआ है। ठीक है, तो इसका रेडियस कितना है, r है। तो ए बी अगर थीटा में लिखूँ तो ए बी अपॉन रेडियस हो जाएगा, आर्क ओवर रेडियस होता है। तो आर्क तो कितना हो गया, ए बी, तो इसको लिख सकते हैं आर्क ए बी अपॉन रेडियस। तो थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन क्या आ गया, रेडियस कितना है, आर। तो ए बी कितना आ गया हमारे पास, थीटा इंटू आर। वर्क डन जो होगा वो क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स ये रहा, डिस्प्लेसमेंट कितना है, ए बी है, ए बी लिख दिया हमने। फोर्स ए बी की जगह पे क्या लिख देंगे, आर इंटू थीटा। और फोर्स इंटू डिस्टेंस, इस एक्सिस के बाद रोटेट हो रहा है, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस क्या होगा, टॉर्क होगा। चलिए, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, टॉर्क इंटू थीटा। तो दिस इज वर्क डन। ध्यान रखिएगा रोटेशनल मोशन में वर्क डन क्या होता है, टॉर्क इंटू थीटा, और लीनियर मोशन में वर्क डन क्या होता था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब वर्क डन आ गया हमारे पास। पावर क्या होगा, पावर हमने पढ़ रखा है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी पावर इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी। ठीक है, तो देखिए पावर डी डब्ल्यू कितना है, टाउ इंटू थीटा डिवाइड बाय डी टी। थीटा बाई टी किसके बराबर हो जाएगा, ओमेगा के बराबर। तो टाउ इंटू क्या हो गया, ओमेगा। तो पावर इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टॉर्क इंटू एंगुलर वेलोसिटी। वहां पे पावर क्या होता था, फोर्स इंटू वेलोसिटी, यानी फोर्स इंटू एफ डॉट वी। वहां में पावर देता था, यहाँ पावर क्या दे देगा, एफ की जगह पे क्या आ गया, टॉर्क, और वी की जगह पे क्या आ गया, ओमेगा। क्लियर, नोट करिए इसको। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा।
तो देखो इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन हमें पढ़ना है। अब देखिए जैसे वहाँ पे v इक्वल टू यू प्लस ए टी आता था, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as था। यहाँ पे भी यही होगा, b की जगह पे ओमेगा आ जाएगा, यहाँ पे ओमेगा नॉट अल्फा टी, क्योंकि देखिए u की जगह पे ओमेगा नॉट इनिशियल लीनियर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, v की जगह पे क्या आ गया, यहाँ पे ओमेगा, a की जगह पे क्या आ गया अल्फा, s की जगह पे क्या आ गया थीटा। दिस इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज लीनियर एक्सेलरेशन, दिस इज एंगुलर एक्सेलरेशन, दिस इज फाइनल वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, दिस फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल लीनियर वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर है? ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ जाएगा, s की जगह पे थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ ए अल्फा आ जाएगा टी स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा एस की जगह क्या आ जाएगा थीटा आ जाएगा। ये इक्वेशंस हैं हमारे पास तीनों, इसको हमें प्रूफ करना है, ठीक है। कैसे इसको प्रूफ करते हैं इसको समझिए। तो रिलेट करना में आ गया, कैसे रिलेट किया हमने। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट इक्वेशन, जो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी है, इसमें ओमेगा क्या है हमारे पास, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा नॉट क्या है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। देखिए हमें पता है, वी नो दैट अल्फा का डेफिनेशन जो है प्राइमरी, उसको देखते हैं। अल्फा होता है डी ओमेगा बाय डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या कहलाता है, अल्फा कहलाता है। ओके, अल्फा इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल डिवाइड बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ठीक है। टी फाइनल को हमने क्या मान लिया टी, और जहां हमने टाइम इनिशियल स्टार्ट किया था उसको क्या मान लिया 0, और फाइनल टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग जो ओमेगा होगा उसको ओमेगा लिख लेंगे, और इनिशियल टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग जो ओमेगा होगा उसको ओमेगा नॉट लिख देंगे। टी इनिशियल 0 था तो वहाँ पे ओमेगा इनिशियल का वैल्यू ओमेगा नॉट था, टी फाइनल का वैल्यू टी था तो वहाँ पे ओमेगा फाइनल का वैल्यू ओमेगा था। ओके, अब यहाँ पे अल्फा में पुट कर दो, ओमेगा फाइनल की जगह पे ओमेगा लिख दिया, ओमेगा इनिशियल की जगह ओमेगा नॉट, टी फाइनल टी हो गया -0। अब ये इधर जाएगा तो ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, ये इधर गया तो क्या हो गया अल्फा टी हो गया, इसको उधर भेज दो तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। समझ में आ गया? तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस क्या आ गया अल्फा टी आ गया। क्लियर है? ओके, एक तरीका तो देखिए इसका ये हुआ, दूसरा तरीका इसका इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन से देखिए कि अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी होता है, तो डी ओमेगा इक्वल टू, इसको इधर ले आओ तो अल्फा इंटू डी टी लिख दोगे, इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों साइड हमने क्या कर दिया इसका इंटीग्रेशन कर दिया, तो डी ओमेगा इक्वल टू अल्फा डी टी। जब टाइम 0 था तो ये था ओमेगा नॉट, जब टाइम टी हो गया तो ये ओमेगा हो गया। डी ओमेगा का इंटीग्रेशन क्या होगा, ओमेगा लिमिट ले लेंगे ओमेगा नॉट टू ओमेगा, अल्फा कांस्टेंट है बाहर आ गया, अंदर बचा डी टी 0 टू टी, डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा टी हो जाएगा। तो ओमेगा इधर देखो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटाते हैं, तो ओमेगा एक बार ओमेगा पुट कर दिया, एक बार माइनस इंटू ओमेगा हो गया अल्फा, डी टी का क्या होगा टी 0 टू टी, तो ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इक्वल टू अल्फा टी माइनस 0, तो ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अल्फा टी हो गया, तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो इस तरीके से भी हम इक्वेशन को प्रूफ कर सकते हैं, जो तरीका आपको अच्छा लगे आप उसको यूज़ कर लो, ठीक है।
now that is second equation of motion, that is theta equal to omega naught t plus half अल्फा टी स्क्वायर। सही है, ओके। अब देखिए इस इक्वेशन को हमें लेके आना है, कैसे हम इसको प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता है ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस क्या होता है अल्फा टी। इसी इक्वेशन से हम इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो इस ओमेगा को स्टूडेंट्स क्या लिख सकते हैं हम, इसमें लिख लेना वी नो दैट। तो सबसे पहले इन टर्म को देख लेते हैं क्या है। थीटा इसमें क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओमेगा नोट क्या है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो देखिए इस ओमेगा को हम लिख सकते हैं डी थीटा बाई डी टी इंटू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। डी थीटा को ये रहने देते हैं, डी टी को उधर भेज दिया हमने, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी इंटू क्या हो गया डी टी, क्या है, ओके। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड इंटीग्रेट करना है हमें। तो डी थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी डी टी इंटीग्रेट कर दिया, सही है। जब टाइम टी इक्वल टू 0 था तो थीटा कितना था, 0, मूव ही नहीं किया। जब टाइम टी हो गया थीटा के बराबर हो गया, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा हो गया। लेफ्ट हैंड साइड में डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा होगा, लिमिट ले लेंगे 0 टू थीटा। राइट साइड में देखो ओमेगा नॉट इंटू डी टी प्लस अल्फा टी डी टी, इंटीग्रेशन अलग अलग कर देंगे, 0 से टी पुट कर देंगे। थीटा माइनस 0 इक्वल टू ओमेगा नॉट डी टी, ओमेगा नॉट कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, डी टी इंटीग्रेशन कर देंगे 0 टू टी प्लस अल्फा कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, तो टी डी टी 0 टू टी। तो ये थीटा आ गया इक्वल टू ओमेगा नॉट, डी टी का कितना हो गया टी 0 से टी प्लस अल्फा टी का कितना आ गया टी स्क्वायर बाई 2 0 से टी, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी माइनस 0 प्लस अल्फा टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब देखिए प्रूफ होता हुआ नजर आ रहा है हमें। तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओमेगा नॉट टी प्लस अल्फा टी स्क्वायर बाई 2, तो 0 ही हो गया, तो हाफ अल्फा टी। तो दिस इज आवर सेकेंड रोटेशनल इक्वेशन, क्लियर है, ओके। नोट करिए इसको। नाउ थर्ड इक्वेशन है हमारे पास ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। अब ये सारे वेरिएबल हमारे पास नोन है, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ओमेगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है और ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, ओके। अब देखिए एक हमने रिलेशन पढ़ लिया था एक्सेलरेशन, देखिए अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी होता है, ठीक है। थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, थीटा से डिवाइड कर दो, कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा, रिजल्ट सेम है। अल्फा
देखो इस थीटा को इधर लाओ, डी टी को इधर ले जाओ। डी थीटा बाई डी टी किसके बराबर होगा? देखिए ओमेगा बराबर क्या होता है? डी थीटा बाई डी टी। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? ओमेगा आ जाएगा। तो अल्फा इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा बाई क्या आ गया? डी थीटा आ गया। सही है, ये रिलेशन है हमारे पास। देखिए इसी रिलेशन का यूज़ करके हम इस इक्वेशन को प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो लिख लेना यहाँ पे ओमेगा डी थीटा बाई डी टी। तो देखिए अल्फा इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा को इधर ले आओ, तो अल्फा इंटू डी थीटा ओमेगा डी ओमेगा। अब कर दो इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों साइड हमने इंटीग्रेट कर दिया, तो अल्फा डी थीटा इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा, इंटीग्रेशन कर दिया। जब यहाँ पे लिमिट आएगी ओमेगा की और यहाँ पे लिमिट आएगी थीटा की, तो देखिए अल्फा कांस्टेंट है, बाहर आ गया डी थीटा, ओमेगा वेरिएबल है डी ओमेगा। जब ओमेगा का वैल्यू ओमेगा नॉट था तो थीटा कितना था? 0। जब ये ओमेगा हो गया तो थीटा थीटा हो गया। तो अल्फा थीटा का डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो गया? थीटा, ये ले लिया 0 टू थीटा, ये क्या हो गया? ओमेगा का ओमेगा स्क्वायर बाई 2, और लिमिट ले लोगे ओमेगा नॉट टू ओमेगा। ठीक है, अब लिमिट पुट करनी है, यहाँ पुट कर दो थीटा की जगह पे थीटा, तो क्या आएगा? अल्फा थीटा माइनस 0 इक्वल टू, ये 0 है, यहाँ क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर बाई 2 माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 2। तो अल्फा थीटा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 2। 2 से 2 इधर हो गया, 2 अल्फा थीटा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। समझ में आ गया? तो दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। समझ में आ रहा है? ओके, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, तो देखिए आज हम कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन। ठीक है, इधर तो मैं लिखूंगा ट्रांसलेशनल मोशन और इधर मैं लिख रहा हूं रोटेशनल मोशन। तो ये ट्रांसलेशनल मोशन में फोर्स इक्वल टू क्या होता था? मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे क्या आता है? टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा, ये पहला। दूसरा P इक्वल टू एम वी होता था, यहाँ पे L इक्वल टू आई ओमेगा हो गया। तीसरा V इक्वल टू यू प्लस 80, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और V स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी आ गया। थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। चौथा, वहाँ पे वर्क डन इक्वल टू होता था F इंटू एस। यहाँ पे वर्क डन अभी हमने देखा टॉर्क इंटू थीटा होता है। यहाँ पे पावर होता था F डॉट V, यहाँ पे पावर होता है टॉर्क डॉट ओमेगा। समझ में आई बात? यहाँ पे
ए इक्वल टू होता था डी वी बाई डी टी, वी इक्वल टू होता था डी आर बाई डी टी, और इसी तरह यहाँ पे ए की जगह पे अल्फा आ गया है, ये डी ओमेगा बाई डी टी हो गया, वी की जगह पे ओमेगा आ गया है, ये डी थीटा बाई डी टी हो गया। यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे क्या है, सॉरी यहाँ पे एस है तो यहाँ क्या है, थीटा है। यहाँ पे वी है तो यहाँ पे क्या है, ओमेगा है। यहाँ पे अगर यू है तो यहाँ पे ओमेगा नॉट है। यहाँ पे अगर ए है तो यहाँ पे क्या है, 7 6 7 8 9 7 8 9, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अल्फा। समझ में आ रहा है? तो ये कंपैरिजन इसमें हो गए। तो यहाँ पे एक और हम टर्म मिस कर रहे हैं, दैट इज इम्पल्स। ठीक है, ये तो लिख लेना इसको है। यहाँ पे लीनियर इम्पल्स था I इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, यहाँ पे यही हो गया है। यहाँ पे I कह लो और J कह लो, वो हो गया L फाइनल माइनस L इनिशियल। ठीक है, वहाँ पे फोर्स हुआ करता था dP बाई डी टी, यहाँ पे टॉर्क हुआ करता है dL बाई डी टी। समझ में आ रहा है? तो फोर्स की जगह पे यहाँ पे क्या आ गया है, टॉर्क आ गया है। P की जगह पे यहाँ पे क्या आ गया है, Li आ गया है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता था हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने ये भी देखा था पी स्क्वायर बाई 2m। यहाँ पे यही काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना आ गया, एल स्क्वायर बाय 2i। ठीक है, पी की जगह पे m आ गया और सॉरी एल आ गया और m की जगह पे i आ गया। चल रहे, समझ में आ रहा है? ओके, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो यही अंतर होता है लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन में। थैंक यू।